Hello everyone, welcome to the channel. So this is me आकृति सिंह, BSc नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बॉडी ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे मैं उनको बता दूं कि अब तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ से सारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा। और अगर आप अदर सब्जेक्ट जैसे कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के अब तक मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप चैनल के होम पेज पे जाइए, उधर से प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करिए। वहाँ पे मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे आपको अब तक मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे, पहले तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे बॉडी ग्लैंड्स की, देन उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, फंक्शंस देखेंगे, ऑल्टरेशंस इन डिजीज़ एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा से ये बोलते आई हूँ आप सबसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जिस चीज़ की आप, ठीक है, जिस टॉपिक का आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो सेम टाइम पे उस टॉपिक का फिजियोलॉजी भी पढ़ो। तो इसलिए डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें तो एनाटॉमी का पार्ट हो गई। ठीक है, लेकिन जब बात हम फंक्शन की करते हैं तो फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी। ठीक है, फंक्शन में हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बॉडी ग्लैंड्स की एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी दोनों साथ में कवर कर लेंगे। देन एट लास्ट हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दैट इज ऑल्टरेशंस इन डिजीज़ एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग। ऑल्टरेशन इन डिजीज़ का क्या मतलब है? ऑल्टरेशन इन डिजीज़ का मतलब ये होता है कि अगर हमारी बॉडी के ग्लैंड्स के नॉर्मल फंक्शनिंग में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हमें कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सी बीमारी होती है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग। इसका मतलब जब आपको एज अ नर्स किसी ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है जिसको ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिजीज़ कंडीशन है, तो कौन से स्पेसिफिक केयर आप प्रोवाइड करोगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। और आपको इस लेक्चर को देखने के साथ साथ अपने साथ एक नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठना है, क्योंकि जो नोट्स मैं ऑन स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगी उसको आपको नोट डाउन करते चलना है। जो मैं लेक्चर का एक्सप्लेनेशन एज अ वॉइस इस वीडियो में ऐड की हूँ वो आपको सुनना है। ठीक है, और जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो जो नोट्स आपने बनाई है उसको रिवाइज कर लेना, तो जिससे ना ये जो बॉडी ग्लैंड्स है ये अभी आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलो वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। सबसे पहले बॉडी ग्लैंड्स होता क्या है? बॉडी ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट प्ले a crucial role in maintaining homeostasis by producing and secreting substances that regulate various physiological processes. It means that जो हमारा बॉडी ग्लैंड्स है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए। होम्योस्टैसिस का सिंपल सा आप मतलब समझ सकते हो, हमारे बॉडी के एनाटॉमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, को मेंटेन करता है। तो कैसे मेंटेन करता है? बाय प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रेटिंग सब्सटेंसेज। हम ग्लैंड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस भी करते हैं एंड सिक्रेट भी करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सब्सटेंसेज, हार्मोन्स बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जस्ट सिक्रेट करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस रेगुलेट हो रहे होते हैं। तो अब तक हमें क्या कंक्लूजन मिला कि बॉडी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बॉडी के होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में। होम्योस्टैसिस मेंटेन करने का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी का जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, देखो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन या मैकेनिज्म की स्टेबिलिटी, ठीक है, बनाए रखने में इन बॉडी ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। These substances can be hormones, enzymes और other fluids depending on the type of gland। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस
एंड सिक्रेटिंग सब्सटेंसेस, हमारी बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस भी करते हैं और सिक्रेट भी करते हैं जो वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन या प्रोसेसेस को रेगुलेट करें। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब्सटेंस हार्मोन भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई फ्लूइड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से ग्लैंड से ये प्रोड्यूस हो रहा है या सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ग्लैंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। देखो वैसे तो हम ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन और टाइप्स डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ग्लैंड्स के टाइप्स अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं तो आपको जस्ट 2 मेन टाइप पे फोकस करना है, दैट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वैसे तो देखो जितने पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ाते चलूँगी, बताते चलूँगी कि अगर ये पूरा लेक्चर आपको याद नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको मैं बता दूँगी, ठीक है। तो बॉडी में जब बात बॉडी ग्लैंड्स की आएगी तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन और इनके अंडर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 2 मेन ग्लैंड्स होते हैं, पहला ग्लैंड है एंडोक्राइन और दूसरा है एक्सोक्राइन। अब हम इन एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंडर अब जो इन ग्लैंड्स का सब क्लासिफिकेशन है उस पर फोकस करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम रेगुलेटिंग प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो ध्यान से सुनना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ओके। अब इसमें हार्मोन सिक्रेट करने का काम कौन कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डायरेक्टली, ओके। और फिर कुछ फंक्शंस, कुछ प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जो होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंडर कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, मीन कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन होते हैं? तो सबसे पहले है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, देन थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस। तो देखो 9 ग्लैंड्स एंडोक्राइन होते हैं, उसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो देखो एक चीज़ आप देख लो, टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एन फॉर 9, और एंडोक्राइन में सेकंड लेटर भी हमारा एन है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि 9 ग्लैंड्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशंस थ्रू डक्ट्स आइदर टू द स्किन और इनटू द बॉडी कैविटीज। देखो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या पढ़ा था कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्ट्स के थ्रू सिक्रेशन रिलीज करते हैं, ठीक है, या तो वो स्किन में सिक्रेशन रिलीज करें या फिर बॉडी कैविटीज़ में, ठीक है। तो ध्यान देना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स 9 होते हैं और वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना सेक्रेशन रिलीज करते हैं, वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स 7 होते हैं और ये डक्ट्स के थ्रू या तो स्किन में या फिर बॉडी कैविटीज़ में अपना सेक्रेशन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं? सबसे पहला हमारा सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा स्वेट ग्लैंड, तीसरा सिबेशियस ग्लैंड, चौथा मैमरी ग्लैंड, पांचवा लैक्रिमल ग्लैंड, छठा है हमारा सैरोमिनस ग्लैंड एंड सातवां है गॉबलेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, ओके। सो अब हम 1 बाय 1 एंडोक्राइन का जो हमने सब क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने 9 देखे थे और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में 7 है, ठीक है। अब हम इन सारे ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले
एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जितने ग्लैंड्स थे 9, उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा था पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहला है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का पहला सब क्लासिफिकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ध्यान से देखना, और ये जो नोट्स मैं ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलो, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो आपको क्या लिखना है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत बार देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत बार ऐसे लिख के आ सकता है कि डिफाइन मास्टर ग्लैंड। तो आपको जब पता रहेगा कि कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, तो तभी तो आप उसके बारे में लिख पाओगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड होता है। मास्टर मतलब क्या? वो जो हर किसी को सही डायरेक्शन दे, वो जो हर किसी को कंट्रोल करे, ठीक है। तो known as the master gland, it controls other endocrine glands and produces hormones like growth hormone and thyroid stimulating hormone। देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है, इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो मास्टर क्या होता है? अपने जूनियर्स को कंट्रोल करता है, अपने जूनियर्स को सही डायरेक्शन देता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसे आप कंसीडर करो कि ये मास्टर ग्लैंड है, और जो बाकी के अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो कौन कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है? एग्जाम्पल के लिए आप ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका क्या नाम है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को T4 भी बोलते हैं। और दूसरा ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है, जिसको हम T3 बोलते हैं। और ये जो थायरॉक्सिन T4 एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। देन हमारा थर्ड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेटेड बिहाइंड द थायरॉयड। देखो पैरा, ठीक है, थायरॉयड, इसमें क्या आ रहा है? थायरॉयड आ रहा है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? थायरॉयड के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द थायरॉयड। दे सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन विच हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, ठीक है, मतलब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बता रही हूँ। देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में आपको 2 पॉइंट याद करना है। पहला ये कि ये थायरॉयड के बिहाइंड लोकेटेड होता है। दूसरा ये पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या काम होता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना, ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। तो अब देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान लो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो क्या आंसर होगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके। देन हम हमारा फोर्थ ग्लैंड देखते हैं, फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड्स। तो लोकेटेड एबव द किडनी। देखो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अबव, किडनी से ऊपर लोकेटेड होता है। दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स सच एज कॉर्टिसोल इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड एल्डोस्टेरोन रेगुलेट्स सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। जो एड्रिनल ग्लैंड है ये, इसका जो फंक्शन होता है वो किडनी के साथ रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के अबव लोकेटेड होता है और ये हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अभी के लिए 2 हार्मोन ऐसे कंसीडर करो। पहला है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करता है। तो हमारी बॉडी में हमको पता है कि हमारा सोडियम और पोटेशियम लेवल बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसको कौन देखता है? एड्रिनल ग्लैंड देखता है, ठीक। फिर आता है हमारा आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 5वां है हमारा, जो 5वां एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा, दैट इज पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। तो प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकागन टू रेगुलेट ब्लड शुगर। देखो पैनक्रियाज सीधे सीधे हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो
पैनक्रियाज दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागन। तो जो इंसुलिन और ग्लूकागन है ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ एक्सोक्राइन फंक्शंस प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो पैनक्रियाज जो है भले ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये कभी कभी क्या ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को ये प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ग्लैंड इज एंडोक्राइन बट हैज़ एक्सोक्राइन फंक्शन। तो आपका क्या आंसर होगा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड ये इंसुलिन और ग्लूकागन, देखो पैनक्रियाज हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी गाइस, पैनक्रियाज हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो एज अ एंडोक्राइन ये इंसुलिन और ग्लूकागन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता है। बट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड इसका जो फंक्शन होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करने का होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे 6th एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ, दैट इज ओवरीज, ठीक है। तो ओवरीज फीमेल में होता है, ठीक है। ओवरीज प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो गोनाड्स ओवरीज और टेस्टीज होता है। तो ओवरीज और टेस्टीज के बारे में आई थिंक आप 12th का जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले यूनिट पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होता है और जो टेस्टीज है वो मेल में प्रेजेंट होता है। तो ओवरीज है तो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम का 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो 2 हार्मोन हैं ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं, ओके। देन हमारा 7th एंडोक्राइन ग्लैंड है टेस्टीज। टेस्टीज हमारा मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और टेस्टीज कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो टेस्टीज है वो स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। देखो सबसे पहला टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी रेगुलेट करता है। देन हमारा 8th एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पेनियल ग्लैंड प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन विच रेगुलेट्स स्लीप अवेक साइकिल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत बार ही देखा है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर में पेनियल ग्लैंड के बारे में बहुत बार पूछ लेता है कि विच ग्लैंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन या फिर विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। तो क्या आंसर होगा, पेनियल ग्लैंड। देखो पेनियल ग्लैंड क्या होता है ना, एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज मेलाटोनिन। इस मेलाटोनिन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में स्लीप इंड्यूस करना। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, इसका मतलब आपकी बॉडी में मेलाटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता है तो हमें नींद आने लगती है, और जब मेलाटोनिन का लेवल डाउन जाता है तो हम जग जाते हैं, नींद से उठ जाते हैं। तो इसलिए जो स्लीप और वेक साइकिल है वो हमारा पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। देन आता है हमारा थाइमस, ठीक है। 9th एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा थाइमस। तो थाइमस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स टाइप ऑफ इम्यून सेल। इट प्रोड्यूसेस थाइमोसिन टू रेगुलेट इम्यून फंक्शन। देखो जो थाइमस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है दैट इज ये हमारे इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करता है और थाइमोसिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो थाइमस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स। देखो टी सेल्स क्या होते हैं, हमारे इम्यून सेल्स का एक टाइप होता है टी सेल। इसको कौन डेवलप कराने का काम करता है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड टी सेल को डेवलप करा रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, थाइमोसिन, ठीक है, हार्मोन थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो 9 टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे उनका क्या फंक्शन है मैंने आपको बता दिया। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फिजियोलॉजी लिखने को आ जाए तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमें 7 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला है हमारा सिलेवरी ग्लैंड, दूसरा स्वेट ग्लैंड, तीसरा सीबेशियस ग्लैंड, चौथा मैमरी ग्लैंड, 5वां लैक्रिमल ग्लैंड,
छठा सैल्मोनेलस ग्लैंड और सातवां गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स इंक्लूड द पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस सलाइवा फॉर डाइजेशन। देखो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है इसमें 3 ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं। पहला हमारा पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबमैंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स हमारे ओरल कैविटी, मतलब हमारा जो मुंह है, हमारा जो माउथ है उसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि सलाइवा ही प्रोड्यूस करेगा और हमारे सलाइवा का क्या काम होता है, हमारे डाइजेशन को कराने में हेल्प करना, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड एक्सोक्राइन ग्लैंड देखते हैं, दैट इज स्वेट ग्लैंड। नाम से ही क्लियर है, स्वेट ग्लैंड है तो स्वेटिंग मीन्स पसीना प्रोड्यूस करना इसका काम है। तो दीज इंक्लूड एक्रीन एंड एपोक्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, विच सिक्रीट स्वेट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव वेस्ट। देखो जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग पसीना होता है उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और दूसरा हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, वो हमें जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, सबसे पहला तो जब स्वेटिंग मतलब स्वेट करा रहा है तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जा रहा है और दूसरा जो हमारी बॉडी से वेस्ट है वो रिमूव हो जा रहे हैं, ठीक है। देन हम थर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सीबेशियस ग्लैंड। तो सीबेशियस ग्लैंड क्या करता है, सीबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करता है, मीन्स ऑयल। आप बोलते हो ना कि यार मेरा फेस कितना ऑयली है, इट मीन्स दैट कि जो आपका सीबेशियस ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव है, इस वजह से आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, ठीक है। दैट ल्यूब्रिकेट्स द स्किन एंड हेयर। तो देखो सीबेशियस ग्लैंड स्किन और हेयर को ल्यूब्रिकेट करता है, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रखता है। देन मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड फोर्थ हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो मैमरी ग्लैंड फाउंड इन फीमेल्स, दे प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश इन्फेंट्स। देखो मैमरी ग्लैंड मेल्स में भी प्रेजेंट होता है बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जो फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैमरी ग्लैंड है वो फाउंड इन फीमेल्स और प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश इन्फेंट्स। भाई देखो जब एक फीमेल मदर बनती है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है ना अपने न्यू बॉर्न को, इट मीन्स कि वो अपने इन्फेंट को नरिश कर रही है थ्रू प्रोड्यूसिंग अ मिल्क। तो मैमरी ग्लैंड का क्या काम है कि वो मिल्क को प्रोड्यूस कराए, ठीक है, जिससे जो न्यू बॉर्न बेबी है वो ईजिली फीड कर पाए, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको तो मदर मिल्क मीन्स ब्रेस्ट फीड या फिर ब्रेस्ट मिल्क ही चाहिए होता है ना अपने फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारा इसलिए मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, एक्टिव होना, सही से रेगुलेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन फिफ्थ है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर्स टू ल्यूब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द आइज। देखो हमारी आंखों से जो पानी निकलने लगता है ना तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लैक्रिमल ग्लैंड। अगर ये लैक्रिमल ग्लैंड ड्राई हो जाए तो हमारी जो आइज़ हैं वो भी ड्राई हो जाएंगी और हमारा जो विजन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर सैरोमिनस ग्लैंड सिक्स्थ है, लोकेटेड इन द ईयर कैनाल। देखो सैरोमिनस नाम से ही क्लियर है, हमारे कान में जो वैक्स होते हैं ये सब उससे रिलेटेड है। तो लोकेटेड इन द ईयर कैनाल, दे प्रोड्यूस ईयर वैक्स सैरोमिन टू प्रोटेक्ट द ईयर। देखो सैरोमिनस ग्लैंड है तो इसका क्या काम है, हमारा जो ईयर वैक्स होता है ना उसको हम सैरोमिन बोलते हैं, तो ये उसको प्रोड्यूस कराता है और जिससे हमारा जो ईयर है वो प्रोटेक्टेड होता है। अब देखो भाई अगर हमारे ईयर में वैक्स ना रहे, पूरा कैनल वैकेंट रहे, तो बाहर से कोई भी चीज़ अंदर बहुत डायरेक्टली हमारे ईयर कैनल में एंटर कर सकती है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने, देखो मान लो ये हमारा ईयर है, ओके, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। तो इधर से कोई सब्सटेंस एंटर करना चाहेगा तो ईजिली एंटर कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ईयर वैक्स प्रेजेंट होता है तो ये ईयर वैक्स क्या करेगा, एक शील्ड बना देगा, है ना, कि कोई अगर सब्सटेंस बाहर से आ रहा है तो ये ईयर वैक्स उसको रोक दे रहा है, ठीक। देन सेवेंथ है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल फाउंड इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, दे सीक्रेट म्यूकस टू प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट दिस टिश्यूज। देखो जो रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम की एपिथेलियल लाइनिंग होती है, तो देखो एपिथेलियल लाइनिंग के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ टिश्यू वाले चैप्टर में। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी। तो अब तक मैंने जितने भी
लेक्चर अपलोड किए हैं, वो लेक्चर्स आप देख लेना। ओके, तो जो गॉबलेट सेल है वो रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये म्यूकस क्या करते हैं, इन टिश्यूज़ को ल्यूब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट करते हैं। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बाद अब हम कुछ अदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, पिट्यूटरी और एडिनॉइड आएगा। तो देखो यहाँ पे पिट्यूटरी देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे पिट्यूटरी तो हमने एंडोक्राइन में भी देखा था और वो मास्टर ग्लैंड था। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बेसिकली हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड में हमारा पहला प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड फाउंड इन मेल्स, ठीक है, ध्यान से देखना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। इट प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड दैट नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, ये सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, जिससे जो स्पर्म होता है वो नरिश होता है और ट्रांसपोर्ट ईजिली हो पाता है, ठीक है। सेकंड, पिट्यूटरी में अगर हम यहाँ पे हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। हाइपोथैलेमस, while the hypothalamus itself is not strictly a gland, तो देखो यहाँ पे हम हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी के अंडर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस खुद तो कोई बहुत एक ग्लैंड की तरह कंसीडर नहीं होता है, लेकिन ये एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए हम इसको एज अ ग्लैंड कंसीडर करते हैं और पिट्यूटरी के अंडर इसकी स्टडी होती है, ठीक है। तो अदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थर्ड है हमारा एडिनॉइड ग्लैंड। तो एडिनॉइड ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं। दिस ग्लैंड्स हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो जो एडिनॉइड ग्लैंड्स होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, मीन्स इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है। अब हम आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखो अभी हमने जैसे टाइप्स देखा, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि टाइप और क्लासिफिकेशन में क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो किसी चीज़ के बेसिस पे होता है, मतलब कि फंक्शन के बेस पे या स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। टाइप्स हमने जस्ट जनरल टाइप देखे कि अगर हमको ग्लैंड्स पढ़ना है तो कौन कौन से टाइप के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड अगर पूछे तो आप एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड या और फिर अदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड करके एग्जाम में लिख देना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंडर 9 है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर 7 है और अदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड में हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सिक्रीशन मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर। देखो मैंने बोला ना, जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो किसी चीज़ के बेस पे करते हैं, मीन्स एक रेफरल सोर्स मान के, कुछ रेफरेंस मान के करते हैं। तो हम सिक्रीशन मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर के बेस पे जो ग्लैंड्स हैं उनको हम 2 मेन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन के बेस्ड पे हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है ना। तो मान लो अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स पूछ लिया तो आप पहला हेडिंग बनाओगे बेस्ड ऑन फंक्शन, उसमें लिखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो मैं आपको 9 ग्लैंड्स के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझाई हूँ वो इसके अंडर मेंशन कर देना। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन के अंडर 7 ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा है, उन 7 ग्लैंड्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एग्जांपल पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, वैसे टोटल 9 है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिक्रेट, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को सिक्रेट करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्ट्स के थ्रू सिक्रेट करता है, और ये मतलब जैसे कि स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है। एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। वैसे टोटल कितने एक्सोक्राइन 7 ग्लैंड्स थे ना। तो जब बेस्ड ऑन फंक्शन, जब आप क्लासीफाई करना तो बेस्ड ऑन फंक्शन पे हमारा एंडोक्राइन आएगा और एक्सोक्राइन आएगा, और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अभी जस्ट इसके पहली वाली स्लाइड में मैं आपको डिटेल में पढ़ाई हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंडर लिख देना। देन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेक्रेशंस, तो सेक्रेशन के मोड पे, ठीक है, कौन कौन से टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। तो मेरोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस विथ नो लॉस ऑफ सेलुलर मटेरियल, एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड। देन एपोक्राइन ग्लैंड्स secrete by shading part of the cell cytoplasm, example mammary glands, sweat glands in armpits. Holocrine glands secrete by rupture and disintegration of the entire cell, example sebaceous gland. तो सिक्रेशन के मोड पे हमारे पास, एक सेकेंड,
ये स्लाइड, हाँ, सिक्रेशन के मोड पे हमारे पास 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं और फंक्शन के बेस पे 2 टाइप के, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो अभी टाइप्स में मैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको डिटेल में बताई हूँ, वो सारी चीज़ें आप इधर भी मेंशन कर देना, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ग्लैंड है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या एनाटॉमी है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ देयर सेक्रेटरी सेल्स एंड डक्ट सिस्टम। ग्लैंड्स आर टिपिकली क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो जो ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर है वो मेनली कैसे क्लासीफाई है कि उसमें जो सेक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है, या जो उसका डक्ट सिस्टम है वो किस तरह से अरेंज हुआ है। तो ग्लैंड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम ग्लैंड्स को क्लासीफाई करके पढ़ें तो हम 2 टाइप के ग्लैंड्स हमें मिलते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो कौन कौन से ग्लैंड्स यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड्स मल्टीसेलुलर ग्लैंड होते हैं, और देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, these are single celled glands that secrete substance directly into the surrounding environment। वो ग्लैंड्स जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और वो सब्सटेंसेस मीन्स, वो सब्सटेंस, देखो सब्सटेंस का मतलब क्या है, सब्सटेंस हमारे हार्मोन भी हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइम्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई बॉडी फ्लूइड हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को वो डायरेक्टली सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सिक्रेट कर देता है। यूनिसेलुलर ग्लैंड के क्या एग्जाम्पल हैं, गॉबलेट सेल्स इन द रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच सिक्रेट म्यूकस। देखो गॉबलेट सेल रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस सिक्रेट करता है, और गॉबलेट सेल किसके अंडर आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंडर। इसका मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो हमारा गॉबलेट सेल है वो हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच सेल फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड रिलीजेज इट्स सिक्रेशंस विदाउट द नीड फॉर अ डक्ट सिस्टम। देखो यूनिसेलुलर ग्लैंड में सिंगल सेल होते हैं और जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, ठीक है, और बिना डक्ट सिस्टम, इनको कोई डक्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये अपना जो भी सेक्रेशन है उसको इंडिपेंडेंटली रिलीज़ करते हैं। अब मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात करें तो दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, नाम से क्लियर है, मल्टी मतलब मैनी, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डक्ट सिस्टम एंड द शेप ऑफ देयर सेक्रेटरी पोर्शंस। अब मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनके डक्ट सिस्टम के बिहाफ पे और उनमें जो सेक्रेटरी पोर्शन है उसके शेप के बिहाफ पे। तो सबसे पहले देखो मल्टी सेलुलर ग्लैंड के अंडर पहला सिंपल ग्लैंड आता है और दूसरा कंपाउंड ग्लैंड आता है। तो सिंपल ग्लैंड मतलब हैव अ सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट, एग्जाम्पल के लिए स्वेट ग्लैंड। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो जो डक्ट है वो सिंपल है, ठीक है, जो इसका सेक्रेटरी पोर्शन है मीन्स जो सिक्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो ट्यूबुलर हो सकता है और एल्वियोलर हो सकता है। एल्वियोलर मतलब सैक लाइक और ट्यूबुलर मतलब एक ट्यूब जैसा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो सिंपल ग्लैंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होता है और एल्वियोलर हो सकता है। देन सेकंड है मल्टी सेलुलर के अंडर कंपाउंड ग्लैंड, ठीक। कंपाउंड से आप क्या मतलब समझ रहे हो, ब्रांचिंग, तो हैव अ ब्रांच्ड डक्ट सिस्टम। कंपाउंड ग्लैंड्स में ब्रांच्ड डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप लिखोगे सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें मल्टीपल डक्ट्स अवेलेबल होते हैं दैट ब्रांच ऑफ ईच लीडिंग टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। और हर ब्रांचिंग होती है और हर एक ब्रांच मतलब कि एक अलग ग्लैंड, एक ग्लैंड के अलग डिफरेंट पार्ट की तरफ आगे बढ़ता है। तो द सेक्रेटरी पोर्शन में बी ट्यूबुलर, एल्वियोलर और मिक्स्ड। सिंपल वाले में हमने क्या देखा कि जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो ट्यूबुलर और एल्वियोलर हो सकता है। कंपाउंड ग्लैंड में भी जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो ट्यूबुलर हो सकता है, एल्वियोलर भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है, मीन्स ट्यूबुलर और एल्वियोलर दोनों स्ट्रक्चर मिल के इस ग्लैंड को बनाए। अब सेक्रेटरी यूनिट्स, तो देखो मैं आपको एक बार बैक स्लाइड्स दिखा दूँ। यूनिसेलुलर ग्लैंड में हमने देखा, ठीक है, देन हमने मल्टी सेलुलर ग्लैंड में 2 चीज़ें देखी, सिंपल ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड। अब हम सेक्रेटरी यूनिट्स, ये सब हम ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर में हम सेक्रेटरी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ से सिक्रेट होता है तो द सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स कैन हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स का सेक्रेटरी पोर्शन होता है जहाँ से वो सब्सटेंसेस को रिलीज करता है उसका डिफरेंट शेप हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, एल्वियोलर हो सकता है और ट्यूब्यू एल्वियोलर। ट्यूब्यू एल्वियोलर से क्या, देखो इसमें ट्यूबुलर भी आ रहा है, एल्वियोलर भी आ रहा है, इसका मतलब मिक्स्ड, ठीक है, इसका मतलब मिक्स्ड। अभी हमने देखा ना
कंपाउंड में मिक्स्ड था, उसी को यहाँ पे ट्यूबो एल्वियोलर। तो ट्यूबुलर वाला सेक्शन कैसे होता है, तो ट्यूबुलर सिक्रेटरी सेल्स फ्रॉम अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड। और एल्वियोलर एसिनार सिक्रेटरी सेल्स फॉर्म अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलर मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल मैमरी ग्लैंड। फिर ट्यूबलो एल्वियोलर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबुलर एंड एल्वियोलर स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर होता है, मैमरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एल्वियोलर होता है, और सलाइवरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबो एल्वियोलर, मतलब कि ट्यूबुलर भी होता है एल्वियोलर भी होता है, मीन्स मिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। देन डक्ट सिस्टम, स्ट्रक्चर में अब हम डक्ट का देख लेते हैं, डक्ट के बेसिस पे किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो सिंगल डक्ट, ब्रांच्ड डक्ट। सिंगल डक्ट, simple glands have one unbranched duct leading from the secretory unit to the surface, example sweat gland. Branched duct, compound glands have a more complex duct system with multiple branches leading to different parts of the gland, example pancreas, salivary gland. बस आपको एग्जाम्पल और ब्रांचिंग पे फोकस करना है। तो जो सिंगल है ऑब्वियसली बात है वो सिंपल है, और वो अनब्रांच्ड है। ब्रांच है जो वो कंपाउंड है, और उसमें ऑब्वियसली बात है जब कई सारे ब्रांचेस निकलेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जिससे डिफरेंट ग्लैंड्स, और उसके अंडर कौन कौन से ग्लैंड्स आएंगे, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स। और सिंगल डक्ट वाले कौन से ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, ऑल्टरेशंस इन डिजीज। अब हम ये देखेंगे कि अगर जो ग्लैंड्स हैं जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, तो जब इन ग्लैंड्स में कोई परेशानी आ जाती है, इनके नॉर्मल एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, तो किस तरीके से हमें कौन सी डिजीज़ होती है। तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, एडिसन्स डिजीज, ठीक है, कशिंग्स सिंड्रोम्स, डायबिटीज़। तो कितने हो गए, 2 इधर 3 इधर, टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कितने डिसऑर्डर्स हम जनरली पढ़ेंगे, 5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म से। हाइपर का जो बच्चे मेरे साथ बहुत पहले से लेक्चर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, हाइपर मीन्स एक्सेस। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब यहाँ थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो द थायराइड ग्लैंड बिकम्स ओवर एक्टिव। देखो कबीर दास जी ने कहा है ना, अति की भली न धूप, अति की भली न छाँव। मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा अगर धूप हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा छाँव या बरसात हो जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो सेम एज हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, जो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स हैं, उनको ना तो ज़्यादा ओवर एक्टिव होना है और ना ही इनएक्टिव होना है, ये मीन्स लेस एक्टिव नहीं होना है। जो उनकी स्टेबिलिटी है, मीन्स उनका एक्टिव होने का जो लेवल है वो मेंटेन होना है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से कौन कौन से बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वेट लॉस, बॉडी का वेट लॉस होने लगता है, मीन्स हमारा जो बॉडी का वजन है वो कम होने लगता है। रैपिड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट का रेंज आप 72 बीट्स पर मिनट से लेकर के 80 बीट्स पर मिनट या 85 पर मिनट बेस्ड ऑन द एज आप कंसीडर करते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक्सेस हो जाता है। हीट इंटॉलरेंस मीन्स जैसे कि हीट इंटॉलरेंस का, हीट मतलब गर्माहट, इंटॉलरेंस मीन्स उसको बर्दाश्त, जैसे कि नॉर्मल इंसान मान लो 30 डिग्री के टेम्परेचर को ईजिली कर लेगा, फेस कर लेगा, ठीक है, टॉलरेट कर लेगा। बट वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, उस इंसान को अगर आप हीट एक्सपोजर दोगे, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट अगर इसके इन्वायरमेंट में अगर हीट का अमाउंट बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मीन्स कम, थायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड का लेवल कम, थायराइड ग्लैंड लेस एक्टिव हो जाता है। तो द थायराइड ग्लैंड इज अंडर एक्टिव मीन्स एक्टिव, जिस लेवल पे उसको एक्टिव होना है उतना लेवल पे एक्टिव ना हो कि कम एक्टिव होता है, अंडर एक्टिव चला जाता है, एंड प्रोड्यूसेस
इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन, जितना हमारी बॉडी को थायराइड हार्मोन की नीड है उतना नहीं प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कॉजिंग फटीग, फटीग मतलब हमें थकान, कमज़ोरी महसूस होने लगती है और बॉडी क्या करती है ना, वेट गेन करती है। अब देखो आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि जब थायराइड का लेवल कम जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो हमारी बॉडी का वेट बढ़ जा रहा है, और वहीं जब थायराइड का लेवल एक्सेस हो जा रहा है तो हमारी बॉडी का वेट लॉस हो रहा है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना। थायराइड लेवल अगर बढ़ रहा है तो वेट लॉस हो रहा है, ठीक, क्योंकि और फिर जब हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड का लेवल कम हो जा रहा है तो हमारी बॉडी बहुत ओवर वेट गेन कर ले रही है। एंड कोल्ड सेंसिटिव, तो हाइपोथायराइडिज्म वाले कोल्ड सेंसिटिव होते हैं, मीन्स वो ठंडी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं जो हाइपरथायराइडिज्म वाले होते हैं वो हीट इंटॉलरेंस, मीन्स वो गर्माहट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखना है। क्या? हाइपरथायराइडिज्म मीन्स ओवर एक्टिव हो जाता है थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, रैपिड हार्ट रेट होता है और हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो अंडर एक्टिव हो जाता है और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फटीग मीन्स थकान, ठीक है, और थकान, लेजीनेस, ये सब देखने को मिलता है बॉडी में। बॉडी का वेट गेन हो जाता है। अब देखो कोई बहुत ज़्यादा मोटापा जिसको बढ़ जाता है, वो ऑब्वियस ही बात है ना, बहुत थका थका सा, हाँ, हताश, थकावट उसमें देखने को मिलती है। और कोल्ड सेंसिटिविटी वो होती है, मतलब कि वो ठंडी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देन एडिसन्स डिजीज़, एडिसन्स डिजीज़, द एड्रीनल ग्लैंड फेल टू प्रोड्यूस adequate cortisol and aldosterone leading to fatigue, लो ब्लड प्रेशर एंड स्किन डार्कनिंग। देखो एडिसन्स डिजीज़ एंडोक्राइन ग्लैंड की एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो जितनी ज़रूरत है हमें कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का उतना प्रोड्यूस करने नहीं कर पाता है, फेल होता है, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत थकान फील होता है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और जो पर्सन जिसको एडिसन्स डिजीज़ है उसकी स्किन का जो कलर है वो बहुत डार्क सा आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये मत समझ लेना कि जितने लोग डार्क स्किन टोन वाले हैं उन सबको एडिसन डिजीज़ है, नहीं, जस्ट ये एक सिम्टम है। मान लो अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन था वो नॉर्मली ब्राउनिश था, लेकिन जब उसको एडिसन डिजीज़ हुआ तो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन होने लगा, तो वो एक सिम्टम, तब उस केस में डार्क कॉम्प्लेक्शन एज ए सिम्टम कंसीडर होगा। ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एडिसन डिजीज। आगे कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम्स कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल ऑफन ड्यू टू अ ट्यूमर इन द पिट्यूटरी और एड्रीनल ग्लैंड। देखो अभी हमने जो एडिसन डिजीज़ देखा उसमें हमने देखा कि जो हमारा कॉर्टिसोल और मतलब एल्डोस्टेरोन वहाँ पे सही से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, लेकिन कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ये कॉर्टिसोल है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोड्यूस होता है। अब इस एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल के पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि पिट्यूटरी या एड्रीनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया हो। तो सिम्टम्स इंक्लूड वेट गेन, जिसको कुशिंग सिंड्रोम्स होगा उसके बॉडी का वेट गेन होने लगेगा, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, और देखो बॉडी वेट गेन होगी लेकिन जो मसल्स हैं वो वीक होंगे, ठीक है, कमज़ोर होंगे, क्योंकि ये हेल्दी वेट गेन नहीं है, ये एक डिजीज़ कंडीशन, एक बीमारी की वजह से वजन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। देन डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ नाम तो हम सबने सुना होगा, तो डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ हो सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं तो द पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट इंसुलिन टाइप 1 और बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन टाइप 2 लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल। देखो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो हमारी बॉडी में उतना इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है जितने की हमें ज़रूरत है, मीन्स इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन के अगेंस्ट हो जाती है, वो उसको इंसुलिन अगर मतलब पैनक्रियाज दे भी रहा होता है तब भी वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों होता है अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर्स, हमारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं अगर उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो हमको कौन से डिजीज़ होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में कौन सी बीमारियां, कौन सी परेशानियां आती हैं, अब हम उनके बारे में देखेंगे।
तो सबसे पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ थिक स्टिकी म्यूकस. दिस इम्पैक्ट द लंग्स, पैनक्रियाज एंड अदर ऑर्गन्स लीडिंग टू रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस वैसे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि मान लो एक न्यूबॉर्न बेबी है, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको जन्म से ही ये बीमारी है. क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली में, उसके फैमिली हिस्ट्री में ये बीमारी किसी और को भी थी, ठीक है. जिसका जीन मीन्स फादर को हो सकता है, मदर को हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स को हो सकता है, ठीक. जिसकी वजह से बच्चे में भी ये बीमारी आई, मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर है. अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो स्टिकी और थिक म्यूकस बनता है. और ये अब देखो भाई, म्यूकस लंग्स में, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम में मॉइस्चर, ठीक है, डाइजेशन रेस्पिरेशन के फंक्शन को अच्छे से कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन यही म्यूकस अगर सही ना हो, थिक और स्टिकी हो जाए, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब अफेक्टेड हो जाता है. तो इस वजह से ये हमारे लंग्स को, पैनक्रियाज को और अदर ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव चीज़ों फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. देन सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर. तो सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? साइलाडेनाइटिस बोलते हैं. अगर आपको ये नाम याद ना हो तो अभी के लिए आप जिस इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो. अगर अभी दिक्कतें आएंगी तो आप इसको बस लिख लो, आप याद करते टाइम इसको इग्नोर कर सकते हो. बट सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स में क्या होता है, ये चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा. Infections or blockages in the salivary glands can cause inflammation, pain and reduced saliva production leading to dry mouth and difficulty in swallowing. देखो salivary gland का क्या काम है कि हमारे ओरल कैविटी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस हो, ठीक है. मुंह में जो हमारे सलाइवा है, जो थूक, लार जिसको आप हिंदी में बोलते हो, उसका सही लेवल पे प्रोडक्शन होता रहे, ताकि हम अगर कुछ खाएं तो ईजिली वो स्वालो कर पाएँ, ठीक है, तो आगे की तरफ हमारे वो मूव कर पाए. बट सलाइवरी ग्लैंड में जब कोई डिसऑर्डर हो जाता है, वो कैसे हो सकता है? चाहे तो कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई ब्लॉकेज आ जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, दर्द होता है, और जो सलाइवा प्रोडक्शन का लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ एंड डिफिकल्टी इन स्वैलो. जो ओरल कैविटी है वो ड्राई हो जाती है, और जब आप कुछ खाओगे तो उसको निगलने में बहुत ही मुश्किल होगी. देन स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर्स. अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कंफ्यूज मत होना, ये सब एक्सोक्राइन का है, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड का हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ से सिस्टिक फाइब्रोसिस, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन का है. अब स्वेट ग्लैंड भी एक्सोक्राइन का नेक्स्ट डिसऑर्डर है. अगर स्वेट ग्लैंड में, अभी हमने सलाइवरी ग्लैंड देखा, वैसे हम स्वेट ग्लैंड, अगर हमारे स्वेट ग्लैंड में कोई डिसऑर्डर आता है तो हाइपर हाइड्रोसिस एंड हाइड्रोसिस. तो हाइपर मीन्स ओवर एक्टिव स्वेट ग्लैंड कॉज एक्सेसिव स्वेटिंग, और एनहाइड्रोसिस लैक ऑफ स्वेट प्रोडक्शन कैन लीड टू हीट इंटॉलरेंस एंड ओवर हीटिंग. देखो हमारी बॉडी में स्वेटिंग का होना बहुत ज़रूरी है. आप कभी ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, ठीक है, आपके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं, मान लो आप, जैसे कि मेरे साथ अक्सर होता है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ घर से दूर आके, तो मैं एक रेंटेड रूम में रहती हूँ, ठीक है. मैंने एक घर में एक रूम रेंट पे ले रखा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्या होता है, वैसे तो मैं जनरली अपने पास एंटीपायरेटिक टैबलेट्स रखती हूँ, मीन्स फीवर की दवा रखती हूँ. बट कभी कभी ऐसा होता है कि दवा ख़त्म हो गई और सडनली मेरे को फीवर आ गया, तो उस टाइम पे अगर मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाऊँ तो पसीना आता है और टेम्परेचर मेंटेन होता है. तो अगर आपके पास कभी दवा ना रहे और आप अपने रूम में हो तो जस्ट एक ब्लैंकेट लो, ओढ़ो, सो जाओ, पसीना आएगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा. तो हाइपर हाइड्रोसिस में क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड है वो बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस स्वेटिंग. लेकिन हमारी बॉडी में देखो, अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ता है. जो हमारी बॉडी का मीन्स बहुत सारा जो पोटेशियम सोडियम का लेवल है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो सब पसीने के साथ एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो इसलिए पसीना भी एक लिमिट में होना है, ठीक है. अब एनहाइड्रोसिस में क्या होता है, जो स्वेट प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, वो होता ही नहीं है. तो जिसकी, अब भाई स्वेटिंग हो ही नहीं रही है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट ही नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी हीट हो जाएगी ना, गर्म हो जाएगी, तो और ओवर हीटिंग होने लगेगा हमारी बॉडी में. तो स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर दो हैं, हाइपर हाइड्रोसिस और दूसरा एनहाइड्रोसिस. एक में ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है और एक एनहाइड्रोसिस में क्या होता है कि स्वेटिंग होना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ओवर हीट, बॉडी ज़्यादा हीट हो जाती है. अब अगर पसीना नहीं आएगा तो बॉडी गर्म तो होती जाएगी, है ना. सिबेशियस ग्लैंड डिसऑर्डर मीन्स अगर हमारी बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड में कोई दिक्कत आ जाए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है. सबसे पहला एक्ने. भाई
मेरे को लगता है 70 to 80% यूथ इस एक्ने के प्रॉब्लम से झेल रहा है, दैट इज़ पिंपल्स एंड ऑल, और सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो देखो सिबेशियस ग्लैंड का एक कॉमन सा चीज़ याद रखो, अगर सिबेशियस ग्लैंड का काम होता है हमारे स्किन में ऑयल सिक्रीट करना, तो अगर सिबेशियस ग्लैंड में कोई दिक्कत आ रही है इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी के स्किन से रिलेटेड ही इश्यूज होंगे। तो एक्ने, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम ऑयल बाय सिबेशियस ग्लैंड्स ऑफन इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन चेंज कैन क्लॉग पोर्स एंड लीड टू एक्ने। देखो जब हमारी बॉडी में मतलब फेस वगैरह पे आप नोटिस करना बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है तो कुछ दिन में आप देखोगे कि पिंपल ज़रूर हो जाएगा। तो उसमें होता है क्या, बेसिकली हार्मोनल चेंजेस के रिस्पॉन्स में ये जो सिबेशियस ग्लैंड है ये हार्मोनल चेंजेस के रिस्पॉन्स में ऑयल प्रोड्यूस करता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है तो ये जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से एक्ने जैसी परेशानियां होती हैं। देन सीबोरिक डर्मेटाइटिस, तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिबेशियस ग्लैंड, जो सिबेशियस ग्लैंड होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लीडिंग टू स्कैली इची स्किन ऑफन ऑन द स्कैल्प। आप नोटिस करना जो स्कैल्प होता है, ठीक है, जो सर है तो आपका बाल हेयर्स हैं, हेयर्स के नीचे स्कैल्प है ना, तो इसमें खुजली होने लगेगी, ये बहुत ड्राई ड्राई सा आपको फील होगा। ड्राई तो नहीं आप कह सकते हो क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव है, तो इसमें क्या होगा, ये बहुत खुजली होने लगती है कभी कभी ना स्कैल्प पे। तो इसकी वजह क्या होती है कि जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस नाम का एक डिसऑर्डर है इसकी वजह से होता है। अल्टरेशन इन ग्लैंडुलर सिक्रेशन, तो देखो अभी तक हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बेसिस पे पढ़ रहे थे, हम टाइप्स के बिहाफ पे पढ़े थे कि अगर एंडोक्राइन में कोई दिक्कत आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो क्या क्या बीमारी होती है, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में दिक्कतें आती हैं तो क्या क्या बीमारी होती है। अब हम देखेंगे, देखो ग्लैंड्स का क्या काम है कि वो हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीट करने का जो पोटेंशियल है, जो फंक्शन है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई ऑल्टरेशन, कोई चेंजेस आता है, तो क्या क्या बीमारियां होती हैं। पहला म्यूकस हाइपर सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन डिसऑर्डर के अंडर आएगा पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो देखो म्यूकस हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन नाम देखो, यानी कि म्यूकस का ओवर सिक्रेशन होने लगता है। तो इन रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक अस्थमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देयर इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस फ्रॉम द म्यूकस ग्लैंड लीडिंग टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। देखो कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे कि अस्थमा या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से हो रहा होता है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो म्यूकस होता है उसका ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से जो एयर वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, ठीक है, उसमें रुकावटें आने लगती हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये दो सिम्टम किस डिजीज़ के हैं, अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के। तो अगर म्यूकस का ओवर सिक्रेशन हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो हमें कौन से डिजीजेस हो सकते हैं, अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देन गैस्ट्रिक सिक्रेशंस डिसऑर्डर देखते हैं। अगर गैस्ट्रिक मीन्स हमारा जो पेट है, ठीक है, उसमें सेक्रेशन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है, कोई दिक्कतें होती है, तो कौन कौन सी बीमारी होती है, पहला पेप्टिक अल्सर, दूसरा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। पेप्टिक अल्सर बहुत बारी आपने सुना होगा, आपके आसपास कुछ लोग अरे क्या हुआ, तो भाई उनको अल्सर हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं। तो कॉज्ड बाय इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन लीडिंग टू डैमेज टू द स्टमक लाइनिंग। देखो हमारा जो स्टमक है, ठीक है, हमारा जो स्टमक है इसमें एसिड का सिक्रेशन होता है, लेकिन इस एसिड का सिक्रेशन क्यों होता है, जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट कराने के लिए, और हमारा जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है, जो ये लाइनिंग है, इधर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस इस प्रोड्यूस होने वाले एसिड से गैस्ट्रिक की जो सेल्स होती हैं उनको बचाता है। लेकिन पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है ये इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो जब डैमेज हो गया तो घाव बन जाता है, उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। दूसरा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है, डिजीज़। इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर सिक्रेशन, ठीक है, इम्प्रॉपर सिक्रेशन और डिसफंक्शन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कैन लीड टू एसिड रिफ्लक्स कॉजिंग हार्टबर्न एंड पोटेंशियल डैमेज टू द इसोफेगस। देखो होता क्या है, जब इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस से फूड आ रहा है तो उसको किधर जाने को मांगते हैं, इधर हमारे
गैस्ट्रिक, तो यहाँ पे एक ईसोफेजियल रिफ्लक्स होता है। तो खाना जब इधर गया तो इधर से ये वापस नहीं आता, ये आगे ही हो जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होने हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर अवेलेबल होता है जो फूड के बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है, जो फूड के बैक फ्लो को रोकता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से बैक फ्लो होने लगता है। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं कि एसिड रिफ्लक्स, जैसे बोल दो ना खट्टी डकारें आने लग रही हैं, हाँ बहुत जलन, सीने में बहुत जलन हो रहा है, या फिर जो ईसोफेगस है वो ही डैमेज हो जाता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस में देखने को मिलते हैं। कैंसर ऑफ ग्लैंड, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स अवेलेबल हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर उनमें कैंसर हो जाए तो हमको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस एक ह्यूमन बींग को होता है। तो कैंसर ऑफ ग्लैंड्स में पहला थायराइड कैंसर, पिट्यूटरी ट्यूमर, पैनक्रियाटिक कैंसर। थायराइड कैंसर मीन्स ट्यूमर्स इन द थायराइड ग्लैंड कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव हार्मोन्स और कॉज लंप फॉर्मेशन इन द नेक। अगर किसी को थायराइड ग्लैंड में कैंसर है या ट्यूमर है तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से नेक, गले में लंप्स, गांठें बनने लगती हैं, ठीक है, और वो गांठ धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले लेती है। देन पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर में क्या होता है, पिट्यूटरी एबनॉर्मल ग्रोथ इन द पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उनमें सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हार्मोन का प्रोडक्शन है उसमें बाधाएं आने लगती हैं और ये जिगैंटिज्म, वेट अ मिनट, तो जिगैंटिज्म और एक्रोमेगाली, ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स में हमको दो डिजीज कंडीशन देखने को मिलेंगे, पहला जिगैंटिज्म और दूसरा एक्रोमेगाली, ठीक है। फिर पैनक्रियाटिक कैंसर मीन्स अगर पैनक्रियाज में कैंसर हो जाए तो मैलिग्नेंट ग्रोथ इन द पैनक्रियाज कैन अफेक्ट बोथ इट्स एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, फंक्शंस लीडिंग टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड डायबिटीज़। हमने देखा था कि जो पैनक्रियाज होता है हो तो वो एंडोक्राइन, लेकिन वो एज ए एक्सोक्राइन भी फंक्शन करते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है और एंडोक्राइन केस में इंसुलिन का प्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ होती हैं। देन ऑटो इम्यून ग्लैंड डिसऑर्डर्स, अगर कोई ऐसा बेबी है, न्यूबॉर्न है, जिसको बाय बर्थ या फिर उसको कंजेनाइटल या जेनेटिक ग्लैंड डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो इम्यून सिस्टम है वो सही से ग्लैंड्स के साथ अगर को रिलेट होकर के अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर के फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो है ग्रेव्स डिजीज़ और दूसरा हैशिमोटोज थायरोडाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज़ एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट ओवर स्टिमुलेट द थायराइड लीडिंग टू हाइपरथायरॉयडिज्म। बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती हैं जिसकी वजह से जो थायराइड है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है। हैशिमोटोज थायरोडाइटिस में क्या होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक्स द थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लगता है, मारने लगता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है। अब फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स, अब हम ग्लैंड्स की फिजियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने ग्लैंड्स का जो टॉपिक्स उसमें डिस्कस किया दैट वाज एनाटॉमी, अब हम फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, मीन्स फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स। तो उसका जो पहला क्या क्या फंक्शन है, हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इम्यून डिफेंस, ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो टोटल 7 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलो वन बाय वन एक एक फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम देखते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करना। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी मदद से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी में होने वाले बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस
ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स सब अच्छे से रेगुलेट हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। सिक्रीशंस ऑफ एंजाइम्स एंड फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो एंजाइम्स और बॉडी फ्लूइड के सिक्रीशन का काम करता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सलाइवा, स्वेट एंड म्यूकस थ्रू डक्ट टू एक्सटर्नल सरफेस और कैविटीज। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवा, स्वेट और म्यूकस को रिलीज करता है एक्सटर्नल सरफेस और कैविटीज में डक्ट्स के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा टू एड इन डाइजेशन। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होता है। स्वेट ग्लैंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, थ्रू पर्सपिरेशन, ठीक है। तो जो स्वेट ग्लैंड होता है वो स्वेटिंग कराता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। देन आता है हमारा सीबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम, ऑयल प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे स्किन और हेयर की लुब्रिकेशन का जो मॉइस्चर है, जो लुब्रिकेट होने का लेवल है वो मेंटेन रहता है। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इनका जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी होता है। तो वो किस तरीके से करता है, ये स्वेट ग्लैंड की हेल्प से करता है। तो स्वेट ग्लैंड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय सिक्रेटिंग स्वेट विच कूल्स द बॉडी थ्रू एवापोरेशन। देखो स्वेट ग्लैंड जब एक्टिव होता है तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एवापोरेशन मीन्स जो हमारी हीट है वो एवापोरेट हो जाती है, तुम्हारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्वेट ग्लैंड इन द स्किन हेल्प इन मेंटेन थर्मल होम्योस्टेसिस, हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी का थर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। देन इम्यून डिफेंस, तो कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो सम ग्लैंड्स सच एज द थाइमस, वो कौन से ग्लैंड है ध्यान देना, थाइमस ग्लैंड play a crucial role in the immune system by producing hormone that help develop T cells essential for immune system। देखो जो थाइमस ग्लैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि ये टी सेल्स डेवलप करता है और ये जो टी सेल्स हैं ये हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स टॉन्सिल्स एंड लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस सिक्रीशंस टू ट्रैप पैथोजेंस एंड हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी। हमारी बॉडी में जो टॉन्सिल्स और लिम्फ नोड्स होते हैं ये कुछ ऐसे सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो हमारी बॉडी में पैथोजेंस, जो बैक्टीरियाज, वायरसेस होते हैं, ये उनको ट्रैप कर लेता है, जकड़ लेता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट होने से बचा लेता है। ओके, देन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी में जहाँ मॉइस्चर का लेवल जितना होना चाहिए उन चीज़ों को भी ध्यान देता है कौन, ये ग्लैंड्स। तो ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन इसका 5वां फंक्शन है। तो सर्टेन ग्लैंड्स सीक्रेट ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड्स टू प्रोटेक्ट एंड कीप बॉडी सरफेस मॉइस्ट। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी सरफेस को मॉइस्ट रखने में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल्स म्यूकस ग्लैंड जो होता है वो रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करता है और म्यूकस सिक्रीट करता है तो जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन्स को ल्यूब्रिकेट करता है और डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा सीबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करता है और स्किन और हेयर को ल्यूब्रिकेट करता है। ओके, देन 6 डाइजेशन। तो डाइजेशन का क्या काम होता है, तो भाई देखो जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं। कैसे, तो ग्लैंड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज द पैनक्रियाज एंड लीवर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइल दैट हेल्प ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। हमारे डाइजेशन का प्रोसेस कैसे कैरिड आउट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं ना, जिसके हेल्प से जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो हमारे बॉडी में पैनक्रियाज और लीवर सेल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल सिक्रीट करते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन कर देता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स पैनक्रियाज हो गए और लीवर, ये दो ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कराने में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल पैनक्रियाटिक ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो देखो जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज और लाइपेज डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, देखो अमाइलेज क्या, इधर अपने अमाइलेज और लाइपेज नाम से क्लियर है कि ये लिपिड्स को, ठीक है, लिपिड्स को एब्जॉर्ब करता है और एज पता है क्या डिनोट कर रहा होता है, एंजाइम। ठीक है, अमाइलेज
लाइपेज, मतलब जिस नाम के पीछे एज लगा हो समझ जाना ये एंजाइम है। ओके। देन रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो ग्लैंड्स हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी सही से रेगुलेट कराते हैं। कैसे कराते हैं आओ देखते हैं। तो पहला गोनाड्स, गोनाड्स मतलब सेक्सुअल ग्लैंड्स जो बॉडी के सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, दैट इज गोनाड्स। तो एग्जाम्पल ओवरीज एंड टेस्टिस, तो देखो ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होता है और टेस्टिस मेल में, ठीक है। तो सिक्रेट हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस लाइक ओवुलेशन, स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो ओवरीज जो फीमेल में प्रेजेंट होती हैं वो ओवुलेशन को रेगुलेट करती हैं, और टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होता है तो ये स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। और इन दोनों का एक और कॉमन काम होता है, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को रेगुलेट कराना। तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कौन रेगुलेट कराएगा, टेस्टिस, और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कौन रेगुलेट करेगा, ओवरी। ओके। एग्जाम्पल ओवरीज प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी, ये चीज़ हमने अभी पहले देखा था। और टेस्टिस किस तरीके से जो वो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव एक्शन है वो स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है। तो ये सब काम टेस्टिस या गोनाड्स कराते हैं। अब एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग मीन्स, अब हम देखते हैं कि मान लो एज अ नर्स आपको एक ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको हार्मोनल डिसऑर्डर है, मीन्स आप मान लो उसको एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटी की वजह से कोई बीमारी हुई है, तो उन पेशेंट्स को आप क्या स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करोगे, या एज अ नर्स उन पेशेंट्स के टुवर्ड्स आपकी क्या ड्यूटी रहेगी। तो सबसे पहला असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। असेसमेंट मीन्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्लैंडुलर डिसफंक्शन, एग्जाम्पल थायराइड, डायबिटीज़। दूसरा मॉनिटर वाइटल साइन, एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और एंडोक्राइन इम्बैलेंस। असेस सिम्टम्स, एग्जाम्पल एक्सेसिव स्वेटिंग, ड्राई माउथ, स्किन चेंजेस। तो आपका सबसे पहला काम रहेगा कि आप उस पेशेंट को असेस करोगे, जिससे आप उसका डिटेक्ट करने की कोशिश करोगे कि उसको थायराइड या डायबिटीज़ तो नहीं है। दूसरा उसका वाइटल साइन आप मॉनिटर करते रहोगे टाइम टू टाइम, स्पेशली आप ब्लड प्रेशर और उसका हार्ट रेट चेक करोगे, और ताकि अब उससे आपको ये पता चलेगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें कुछ इम्बैलेंस है प्रेजेंट है कि नहीं। तीसरा असेस सिम्टम्स, देखो जो ग्लैंडुलर डिसऑर्डर्स थे उसमें आपको देखने को मिल रहा था कि कहीं कहीं एक्सेसिव स्वेटिंग और ड्राई माउथ, स्किन चेंजेस जैसे सिम्टम्स देखते हैं, तो आप उन सिम्टम्स को असेस करोगे। दूसरा पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करोगे कि उनको कौन सी लाइफस्टाइल में अपने मॉडिफिकेशन लाना है, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, जिससे वो दोबारा से एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। दूसरा एजुकेट ऑन मेडिकेशन एडहेरेंस, आप उनको बताओगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन, कौन कौन से टाइप की मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट और इंसुलिन के बारे में। फिर इंस्ट्रक्ट ऑन सेल्फ केयर, उन पेशेंट्स को आप बताओगे कि वो किस तरीके से लाइफस्टाइल जैसे अपना डाइट और एक्सरसाइज करके अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को हैंडल कर सकते हैं, उनको कैसे वो मॉनिटर कर सकते हैं और किस तरीके से अपने सिम्टम्स को खुद ही ट्रैक कर सकते हैं। फिर केयर फॉर ग्लैंडुलर डिसऑर्डर्स, मान लो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो उसको आप कौन सा केयर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैनेज थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़ एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। जो थायराइड डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़ एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में मैं आपको बताएं, तो इन स्पेसिफिक डिजीज़ में जो परेशानियां होती हैं आप उनको मैनेज करोगे। एजुकेट ऑन मैनेजिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट और एंजाइम थेरेपी, देखो जो ग्लैंडुलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट और एंजाइम थेरेपी पे बेस्ड होता है, मतलब जो हार्मोन्स बेकार हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर ऐसे एंजाइम्स आर्टिफिशियली बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाएँ जिसकी वजह से बॉडी का जो ग्लैंडुलर फंक्शन है वो सही से होने लगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप उनको बताओगे कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि पेशेंट्स को पता तो नहीं होता है ना मेडिकल फील्ड के बारे में, तो एज अ नर्स आप उनको ये सारे ऑप्शंस बताओगे। दैन प्रोवाइड रेस्पिरेटरी केयर फॉर एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसफंक्शन, एग्जाम्पल इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मतलब उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड में कोई गड़बड़ी है, तो भाई देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो आप उनको स्पेशल रेस्पिरेटरी केयर प्रोवाइड करोगे जिससे उनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो मेंटेन रहे। देन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एज अ नर्स आपकी ड्यूटी है कि जो पेशेंट है उसको जिस टाइम पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है, वो आपका ड्यूटी है कि आप उसको टाइमली दो, ओके, टाइमली एडमिनिस्टर करो और मॉनिटर करो कि जो हार्मोन थेरेपी उनको दी जा रही है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे थायराइड हार्मोन और इंसुलिन का लेवल आपको
चेक करना है। ओके, अब वो कैसे चेक करोगे? टाइम टू टाइम डॉक्टर ने जो डायग्नोस्टिक टेस्ट एडवाइस किया है वो पेशेंट को बताना, उनके अटेंडर को, कि आप जाओ लैब में ये टेस्ट करा के लाओ, या फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आएंगी उनकी स्टडी करना, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, ये सारी आपकी ड्यूटी है। और एडमिनिस्टर मीन्स जो मेडिसिन डॉक्टर ने एडवाइस की है उसको आपको एडमिनिस्टर करना है टाइमली। मैनेज साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट, एग्जांपल वेट गेन, फ्लूइड रिटेंशन। देखो, जब इंसुलिन थेरेपी या थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कोई थेरेपी चलती है तो पेशेंट, या फिर कोई भी हार्मोनल थेरेपी चल रही होती है तो पेशेंट का वेट गेन होना, बॉडी में फ्लूइड रिटेन्ड होना, मतलब बॉडी में फ्लूइड लेवल एक्सेस हो जाना, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स का ध्यान रखना है, इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना है। जो भी पॉसिबल नर्सिंग केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होने हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है, ऑनेस्टली कंट्रीब्यूशन देना है। देन सपोर्ट एंड काउंसलिंग। देखो, सपोर्ट एंड काउंसलिंग मीन्स कि जो एक पेशेंट होता है और उसकी फैमिली होती है, उसको डिजीज़ कंडीशन के बारे में पूरी नॉलेज हो ऐसा पता नहीं है, उनको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है पता नहीं है, और इसकी वजह से जो एंजाइटी है, जो डाउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एज अ नर्स आपकी ड्यूटी है कि आप उनको सपोर्ट करो और काउंसलिंग दो। सपोर्ट इन द सेंस कि आप एक प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो जिसमें उनको इमोशंस आप समझाओ कि देखो ये एक ऐसी डिजीज़ है, बट नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिवली उस डिजीज़ के बारे में आपको बताना है, उसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको बताना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म केयर फॉर, जैसे कि डायबिटीज़ और थायराइड इश्यूज़ में लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो लॉन्ग टर्म केयर के बारे में उनको बताना है, उनको असिस्ट करना है। दैन कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम। देखो, जब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो एक हेल्थ केयर टीम काम करती है, मीन्स डॉक्टर, नर्सेज, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, सब मिलके साथ में काम करते हैं। तो एज अ नर्स आपको हर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है। तो वर्क विद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड अदर स्पेशलिस्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव केयर। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर जो स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड रिलेटेड डिजीज़ेज़ का ही डॉक्टर है, उन्हीं डिजीज़ को वो ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको कोलैबोरेट करके काम करना है। प्रोवाइड पोस्ट सर्जिकल केयर फॉर ग्लैंड रिलेटेड सर्जरीज, एग्जांपल थायरोइडेक्टोमी। मान लो किसी का थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा था तो सर्जन्स ने थायरोइडेक्टोमी कर दी, मतलब थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाला। तो पोस्ट सर्जिकल केयर, अब वार्ड में पेशेंट एडमिट है सर्जरी के बाद, तो जो पोस्ट सर्जिकल केयर है वो आपको देना है, सर्जरी के बाद जो केयर होता है, ठीक है। दैन प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर मतलब प्रमोट स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर ग्लैंडुलर डिसऑर्डर। देखो, एज अ नर्स आप कोई टेस्ट तो नहीं उनको एडवाइस कर सकते, लेकिन पेशेंट, मान लो आपके पास 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है, आपने 8 घंटे में पेशेंट में कोई सिम्टम नोटिस किया, ठीक है, तो जब डॉक्टर राउंड पे आएंगे तो आपका ड्यूटी है कि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि सर पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मिले, तो उसके बिहाफ पे डॉक्टर टेस्ट एडवाइस कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट का डायग्नोज हो जाएगा कि पेशेंट को अब कौन से फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने हैं, ये तो उसका अगर सही टाइम पे पता चल जाएगा तो सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। देन एनकरेज हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिस, एग्जांपल हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज। आपको पेशेंट को बताना है कि तुम अच्छा खाना खाओ, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करो, जिससे जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी लेक्चर अपलोड करके। अब आपका काम है कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करो और ऑन कर लो, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट डिटेल और अब तक मैंने जितने लेक्चर्स अपलोड किए उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख लेना। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।